जय हिंद प्यारे साथियों। मैं चौधरी दिलीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल शिक्षा भाई प्रेम सर पर। साथियों, हमने पिछली 2 कक्षाओं में आपने देखा ही होगा हिंदी व्याकरण की शुरुआत की थी। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो हाईकोर्ट LDC का 19 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट MCQ। साथियों, मेरे साथ MCQ सोल्व कीजिए और अपनी तैयारी को परखिए। क्वेश्चन है साथियों, किस वर्ग के सभी शब्द शुद्ध हैं? किस वर्ग के सभी शब्द शुद्ध हैं? किस वर्ग के सभी शब्द शुद्ध हैं? साथियों, एक नहीं, दो नहीं, प्रत्येक लाइन में जितने भी शब्द दे रखे हैं सभी शुद्ध होने चाहिए। ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं। अनाधिकार। साथियों, अनाधिकार शब्द नहीं होता, शब्द होता है अनधिकार। अनधिकार में साथियों अन उपसर्ग है, अन हलंत आएगा, अधिकार इन दोनों का योग होगा तो अनधिकार शब्द बनेगा। द्वितीय शब्द है अद्वितीय। साथियों, अद्वितीय शब्द में ती की मात्रा बड़ी आएगी। साथियों, जो इसमें छोटी दे रखी है ये होगा शुद्ध इसका। अभ्यस्त। साथियों, अभ्यस्त थे में थे नहीं आएगा, अभ्यस्त ते होता है साथियों, तो ये अशुद्ध हो गया। द्वितीय है अगम। साथियों, अगम नहीं होता, शुद्ध शब्द अगम्य होता है। अधिशासी शब्द शुद्ध है। अहोरात्रि नहीं होता साथियों, अहोरात्र शब्द शुद्ध है। अकस्मात। ध्यान दे साथियों, आप सभी को शुद्ध लग रहा होगा लेकिन अकस्मात में ते हलंत होता है साथियों। उज्जयिनी शुद्ध शब्द है। उत प्लस लंघन, उल्लंघन भी शब्द शुद्ध है। उपयुक्त, आप सभी ने देखा होगा साथियों, ये शब्द देखते हैं हम सभी, उपयुक्त इस तरह से लिखा हुआ। अशुद्ध है साथियों उपरोक्त, ये भी अशुद्ध है साथियों, दोनों ही शब्द अशुद्ध है साथियों। सही शब्द होगा उपयुक्त। ऐहिक। साथियों, ए के ऊपर एक मात्रा ही आएगी, ओ के ऊपर एक मात्रा आती है, औ के डबल मात्रा आती है, जबकि ए के ऊपर कोई मात्रा नहीं आती, ऐ के ऊपर सिर्फ सिंगल मात्रा आती है। ओरस शुद्ध है साथियों, इसका आंसर नंबर होगा 4 नंबर। कौन सा विलोम असंगत है? ध्यान देने वाली बात यही है साथियों, संगत और असंगत। असंगत पूछा है साथियों। परितोष। परितोष का दंड होता है साथियों पाक, नापाक। अपना पड़ोसी पाक, नाम तो पाक पे है लेकिन है कैसा? नापाक। प्रधान। प्रधान को हम मुख्य भी बोल सकते हैं साथियों, मुख्य कहो प्रधान कहो, प्रधान का गौण ही होता है। ध्यान दे साथियों, बंद का होता है चालू, बंद का होता है चालू, लेकिन ये मैंने बद लिख रखा है। क्या लिख रखा है साथियों? बद। ध्यान दे साथियों, बंद नहीं है, लिख रखा है बद। बद का होगा साथियों नेक। बोलते हैं ना ये नेक इंसान है, भला इंसान है, बस वही नेक। नेक का होता है बद। नेक्स्ट है साथियों, फिर से देखिए, असंगत को पहचानिए। साथियों, जो भी वर्तमान में LDC का पेपर हुआ था उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए गए, स्वयं मैंने अपने हाथ से आप सभी के लिए बनाए हैं। इनमें से अगर आप 50% भी कर लेते हो साथियों तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं बहुत अच्छी मानी जाएगी। वह जो कम बोलता है, वह जो कम बोलता है मितभाषी, सही है। प्रातः काल का भोजन अल्पाहार। अल्पाहार को हम कलेवा भी बोल सकते हैं। आप सभी ने अखबार में भी पढ़ा होगा किसान कलेवा योजना, वह यही कलेवा है। अल्पाहार कलेवा भी कहते हैं इसको। ये प्रातः काल का भोजन, ये दोनों शुद्ध है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला, इच्छा भी कैसी? प्रबल इच्छा, युयुत्सु।
युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा तो युयुत्साह होता है, लेकिन युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला है जो, वो युयुत्सु होता है साथियों। उत्तर व पूर्व के बीच की दिशा, उत्तर व पूर्व के बीच की दिशा नैऋत्य। देखते हैं साथियों सही है कि नहीं है। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये कौन सी दिशा हुई साथियों? उत्तर पूर्व। ये हो गई उत्तर पश्चिम, ये हो गई दक्षिण पश्चिम, ये हो गई दक्षिण पूर्व। साथियों उत्तर पूर्व की दिशा दे रखा है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, इसे साथियों ईशान कहते हैं। दक्षिण पश्चिम की दिशा नैऋत्य कहलाती है साथियों। ईशान नैऋत्य, उत्तर पश्चिम की दिशा वायव्य कहलाती है साथियों। दक्षिण पूर्व आग्नेय दिशा कहलाती है। ध्यान दें उत्तर पूर्व ईशान होता है, यहां दे रखा नैऋत्य नहीं होगा साथियों। उत्तर पूर्व की दिशा ईशान, दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य, उत्तर पश्चिम वायव्य, दक्षिण पूर्व आग्नेय दिशा होती है साथियों। अब आप मुझे बताएं, इसके अंदर दो दिशाएं और है, उनके आपको नाम याद है क्या? बताएं मुझे, बताएं साथियों, बताएं, बताएं साथियों। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा बच गई, नाम यहां दे तो बताएं। पूर्व दिशा को बोलते हैं प्राची, क्या बोलते हैं? प्राची। जबकि पश्चिम को बोलते हैं प्रतीची दिशा। पूर्व तो हो गई प्राची, जबकि पश्चिम दिशा हो गई प्रतीची। एक क्वेश्चन, दो एग्जाम होते हैं, उन दो में से प्रत्येक एग्जाम में से एक क्वेश्चन इनका जरूर आता है, ध्यान दें। रिक्त शब्द युगम का सही अर्थ भेद है। रिक्त और ऋक्य, रिक्त और ऋक्य शब्द युगम का सही अर्थ भेद है। इन चार ऑप्शन में से इन दोनों का सही अर्थ भेद क्या है वो हमें बताना है। बताएं, बताएं। रिक्त का तो सभी को पता है, खाली होता है, दायमान असंख्य नहीं होता, ये दो तो हट जाएंगे, खाली है दो में। अब इस ऋक्य का अर्थ नहीं पता, ऋक्य का ऋण नहीं होता है, ये भी गया। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऋक्य का होता है उत्तराधिकार में प्राप्त धन संपत्ति, जो अपने परदादा से हमारे दादाजी को प्राप्त हुई, दादाजी से हमारे पिताजी को प्राप्त हुई, पिताजी से जो हमें प्राप्त होगी, वही उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति ऋक्य कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य के संबंध में असंगत है। वाच्य असंगत पूछ रहा है। दोस्तों जिस दिन मैं आपको वाच्य पढ़ाऊंगा उस दिन के बाद आपको वाच्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही आसान टॉपिक है, पता नहीं आप इसे क्यों हार्ड समझते हैं। जिस दिन मुझसे पढ़ लोगे उसके बाद वाच्य में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाच्य के साथ साथ कारक, कारक पूरा संस्कृत बेस पे पढ़ाऊंगा आपको, संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगा, संस्कृत बेस पे पढ़ाऊंगा। उसके बाद कभी भी आपका कारक का क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। वाच्य के संबंध में असंगत बताइए। कृत्रिवाच्य, कृत्रिवाच्यों की क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। ठीक है, सही है साथियों। क्रमवाच्यों की क्रियाएं सदैव सकर्मक, सकर्मक नहीं है, यहां ध्यान दें, सदैव सकर्मक।
क्रमवाच्य तभी होगा जब क्रिया सकर्मक होगी, ठीक है। नकारात्मक वाक्य इसमें कभी भी शामिल नहीं होंगे, क्रम होगा और वो सदैव सकर्मक ही होगा। भाववाच्यों की क्रियाएं सदैव अकर्मक होती है, इसमें क्रम मौजूद नहीं रहता, ये भी सही है। अर्थात ये तीनों ही सही है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है साथियों। उपयुक्त सभी सत्य है, इस वजह से इसमें कुछ भी असंगत नहीं है। वाक्य का वर्गीकरण या प्रकार या भेद, ठीक है। देखिए इन तीनों में से कुछ भी नाम आ सकता है और ये तीनों नाम आपको एक साथ किसी भी ना गाइड में मिलेंगे ना कभी कोई टीचर लिखवाएगा। ध्यान दें, वाक्य का वर्गीकरण या प्रकार या भेद, इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए, तीनों एक ही है। ये कितने आधार पर किया जाता है इनका वर्गीकरण? वाक्य का वर्गीकरण, प्रकार या भेद कितने आधार पर किया जाता है, बताएं। देखिए एक होता है अर्थ के आधार पर। क्या होता है? एक होता है दोस्तों, एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर, ठीक है। एक अर्थ के आधार पर होता है, दूसरा होता है रचना के आधार पर। दो होंगे। अब आप कहेंगे इनमें कौन कौन से हैं? अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, जिसमें सकारात्मक, नकारात्मक, विधानवाचक, ऐसे टोटल मिला के 8 होते हैं। रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। मिश्र के भी फिर 3 भेद होते हैं, विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित, विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित, और एक कौन सा होता है? संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। तो मिश्र वाक्य भी, इसके भी 3 भेद होते हैं, ठीक है साथियों। सभी आपको डिटेल से पूरा हिंदी का कोर्स निःशुल्क करवाया जाएगा साथियों। पूरा कोर्स, संपूर्ण कोर्स आपको निःशुल्क करवाया जाएगा, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड दबा के सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ध्यान दें साथियों, नहीं है, पूछ रहे हैं, नहीं है। संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष में भी कौन सा? संप्रदान। पहले आप चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और जहां तक मुझे विश्वास है चारों में ही आपको संप्रदान ही लगेगा। देखिए साथियों, चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए और बताने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। जो सेना में जवान है वो देश के लिए ही भक्ति कर रहे हैं, तो वो देश के लिए भक्ति सही है। रण निमंत्रण, युद्ध भूमि में निमंत्रण भेजा जाता है, वो रण के लिए निमंत्रण ही होता है साथियों। युद्ध करने के लिए जो निमंत्रण भेजा जाता है वो रण के लिए निमंत्रण ही होगा। नेक्स्ट है विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। विद्या का आल्य कभी नहीं होता, वो जो भवन होता है, सदन होता है, निकेतन होता है, वो विद्या के लिए ही होता है जहां हम अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, शरणागत, शरणागत, शरण के लिए आगत कभी नहीं होगा, शरण के लिए आगत कभी नहीं होगा। तो इसका होगा क्या, बताने की कोशिश करें, तो इसका होगा क्या, बताएं, बताएं इसका होगा क्या। इसका होगा में आगत को आगत, शरण में आगत, शरण को आगत। कुछ विद्वान में आगत बताते हैं, कुछ को आगत बताते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए, वैसे दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, या तो में आगत आएगा या को आगत आएगा। तो प्राथमिकता फर्स्ट प्राइवेसी में को देना है, सेकंड प्राइवेसी को देना है। शरण में आया जाता है, गाने भजन आपने सुने होंगे, उसमें शरण में आया जाता है। प्राथमिकता
में आगत होगा अधिकरण तत्पुरुष। क्या होगा साथियों? अधिकरण तत्पुरुष में आगत कर्म तत्पुरुष में को आगत होगा, लेकिन प्राथमिकता में आगत को ही देनी है। नेक्स्ट है, हिंदी के मुहावरों में प्राय किस कारक का उपयोग या प्रयोग किया जाता है? उपयोग या प्रयोग किया जाता है किसमें? मुहावरों में प्राय किस कारक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। कर्म, संप्रदान, संबंध, अधिकरण कारक। बताने की कोशिश करें दोस्तों। साथियों, थोड़ा दिमाग का आप भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, और ऑप्शन से आपको नहीं आ रहा है, मुहावरे तो याद है, लिखें। आंख का अंधा, कान का कच्चा। आंख का अंधा, कान का कच्चा, क्या आ रहा है? का किस में आता है? संबंध का, के, की। संबंध कारक का, के, की। ऑप्शन नंबर 3। मूल शब्द व प्रत्यय का शुद्ध रूप होगा। ध्यान दे दोस्तों, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करना है। मानस प्लस इक, मानस में से हलंत प्लस इक, मनस प्लस इक, या मनस हलंत वाला प्लस इक, कौन सा होगा दोस्तों? बताएं। शब्द है ये मानसिक। मानसिक शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करना है। इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, मनस। मनस मानसिक में, मनस मूल शब्द है। क्या मूल शब्द है? मनस। ने हलंत रहेगा इसमें। ये देखो, इसमें ई की मात्रा कौन सी है? छोटी, तो इक में भी छोटा वाला ई आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, मनस प्लस इक। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प या वैकल्पिक समास का उदाहरण नहीं है? इनमें से कोई सा भी नाम आ सकता है। विकल्पक या वैकल्पिक समास का उदाहरण नहीं है, वो बताना है दोस्तों। बताएं। इसमें भी आपको चारों सेम ही लग रहे हैं। बताएं। विकल्पक या वैकल्पिक समास का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? बताएं। बताएं। बता दूं, ये विकल्पक या वैकल्पिक समास कौन से समास के अंतर्गत आते हैं? द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। संस्कृत के अंदर तो होता है इतरेतर, समाहार, एक शेष। संस्कृत में होता है इतरेतर, समाहार, एक शेष, जबकि हिंदी के अंतर्गत आता है इतरेतर, विकल्पक, समाहार। कौन से आते हैं? इतरेतर, विकल्पक, समाहार। इतरेतर से ही पता चल रहा है, विकल्प से और समाहार से पता चल रहा है इनमें कौन कौन से आएगा। इतरेतर में कौन से किनको शामिल किया जाता है, कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें, जिससे पता चल जाएगा कि इतरेतर में है कि नहीं है। इतरेतर, विकल्पक, समाहार। बताएं। इतरेतर और एवं। इतरेतर समास जहां आएगा वहां पर और एवं शब्द का प्रयोग होगा। इतरेतर में और एवं, विकल्पक में या अथवा, समाहार में आदि इत्यादि का प्रयोग होगा। देखिए, दिन रात, दिन रात, विकल्पक समाहार की
या विकल्पक या वैकल्पिक समास की बात हो रही है, या अथवा, दिन या रात, दिन या रात, पाप या पुण्य, शीतातप, शीतातप में संधि हो रखी है, इनका विच्छेद होगा शीत प्लस आतप, शीत प्लस आतप संधि में यह होगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है, समास होगा इनका शीत या आतप। जबकि ये जीव जंतु है, इसका होगा जीव जंतु आदि, जीव जंतु आदि। अब बताएं ये किसका उदाहरण है? समाहार का उदाहरण है, ये विकल्पक या वैकल्पिक का उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, कौन से समास की उत्पत्ति योग रूढ़ शब्दों से हुई है? कौन से समास की उत्पत्ति योग रूढ़ शब्दों से हुई है? बताएं कौन से समास की उत्पत्ति योग रूढ़ शब्दों से हुई है? कौन से समास की उत्पत्ति योग रूढ़ शब्दों से हुई है? एक होता है रूढ़, एक होता है योग रूढ़, ठीक है। योग रूढ़ शब्द जो हैं इनकी उत्पत्ति बहुव्रीहि समास से हुई है। योग रूढ़ शब्दों की उत्पत्ति किससे हुई है? बहुव्रीहि समास से हुई है। और इस बहुव्रीहि समास को क्या कहा जाता है बताइए? बहुव्रीहि समास को क्या कहा जाता है बताएं? समासों का राजा। ध्यान दें, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये लिखा हुआ कि बहुव्रीहि समास को समासों का राजा कहा जाता है, जबकि साथियों बहुव्रीहि समास को समासों का राजा कहा जाता है। ये होते हैं रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, 3 शब्द होते हैं। अशुद्ध संधि का उदाहरण छांटना है। अशुद्ध संधि, अशुद्ध किसमें अशुद्ध संधि हो रखी है उसे छांटना है। विपद प्लस ती विपत्ति, तद उद प्लस तर उत्तर, तद प्लस पर तत्पर, उद प्लस आय उत्साह। बताएं इनमें कहां अशुद्धि है? उद प्लस तर उत्तर होता है, सही है। तद प्लस पर तत्पर होता है, सही है। उद प्लस सहाय उत्साह होता है, सही है। ये क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर ते है, यहां पर ते है, यहां पर ते है, तो यहां पर दे है, दे है, दे है। साथियों जहां यहां पर दे होगा तो यहां ते नहीं आएगा, यहां ते होगा तो यहां दे नहीं आएगा। ये भी ध्यान रखें, कॉमन सेंस की बात है, इससे भी आपका क्वेश्चन हल हो सकता है। यहां पर देखिए, यहां पर भी ते है, यहां पर भी ते है, इसका होगा विपद प्लस ती। विपद प्लस ती होगा तब इसका जाके बनेगा विपत्ति। ठीक है साथियों, विपद प्लस ती का होगा तब होगा जाके ये विपत्ति। ठीक है साथियों, विपद प्लस ती जब मिलेगा तब जाके होगा विपत्ति। नेक्स्ट है, छी धिक्कार है तुम्हें। छी धिक्कार है तुम्हें, इस वाक्य में छी है। ये जो छी शब्द है ये क्या है बताएं, बताने की कोशिश करें। छी धिक्कार है तुम्हें में छी क्या है? संबोधन है, संज्ञा है, अव्यय है या क्रिया है? बताएं। छी धिक्कार है तुम्हें, इस वाक्य में छी है, बताएं। प्यारे साथियों, छी धिक्कार है तुम्हें में छी अव्यय है। अव्यय को हम एविकारी भी कहते हैं, अव्यय को हम एविकारी भी कह सकते हैं। अव्यय या एविकारी के 4 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 4 रूप होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये अव्यय के अंतर्गत विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएगा। और अगर विस्मयादि बोधक के अंतर्गत पूछा जाए तो किसमें आएगा? विस्मयादि बोधक के अंतर्गत पूछा जाए तो किसमें आएगा? ये गणना या तिरस्कार बोधक के अंतर्गत आएगा। अगर ऑप्शन में
विस्मयादि बोधक भी हो, गणना या तिरस्कार बोधक भी हो, तो प्राथमिकता गणना या तिरस्कार बोधक को देनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है साथियों? गणना या तिरस्कार बोधक को प्राथमिकता देनी है, अगर वो ना हो तो फिर विस्मयादि बोधक के अंतर्गत जाना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की अलिखित रूप में लघुत्तम इकाई है। भाषा की अलिखित रूप में लघुत्तम इकाई है। ध्यान दें, लिखित रूप ना है यहाँ पर, ना नहीं होकर अलिखित रूप है। अलिखित रूप जो लिखा हुआ नहीं है, जो मैं अभी बोल रहा हूं वो लिखा हुआ नहीं है, तो वो अलिखित रूप है। जैसे मैं बोल रहा हूं के, मैं, राम, आया, खाया, तो ये मैंने बोला है, ये मैंने लिखा नहीं है। जब तक मैंने लिखा नहीं है तब तक वो ना तो वर्ण है, ना अक्षर है, ना वाक्य है, तो वो सिर्फ है ध्वनि। क्या है वो? सिर्फ ध्वनि। और ये जो लघुत्तम रूप देख रहे हैं आप, ऐसे भी लिखा जा सकता है भाषा के अलिखित रूप में सबसे छोटी इकाई। तो लघुत्तम का अर्थ हो गया सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई लघुत्तम है। अगर ये इस तरह से लिखा जाता लघुत्तम, तब इसका विग्रह होता लघु है जो उत्तम भी है। लघु है जो उत्तम भी है, फिर ये समास के अंतर्गत चला जाता साथियों। यहां पर लघुत्तम दे रखा है तो इसका अर्थ होगा सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट, व्याकरण का दूसरा नाम है। व्याकरण नहीं है साथियों, व्याकरण है ये। व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण का दूसरा नाम अर्थात अन्य नाम क्या होगा? अर्थानुशासन होगा, वर्णानुशासन होगा, वाक्यानुशासन होगा या शब्दानुशासन होगा। साथियों, व्याकरण में अर्थानुशासन दूसरा नाम नहीं है, वर्णानुशासन भी नहीं है, वाक्यानुशासन भी नहीं है। व्याकरण में शब्दों का अनुशासन ज्ञात किया जाता है। किसका अनुशासन? शब्दों का अनुशासन। इसका व्याकरण का दूसरा नाम है शब्दानुशासन। ये शब्दानुशासन संस्कृत से लिया गया है और ध्यान दें क्वेश्चन बन सकता है। लुंठित प्रकंपित व्यंजन है। लुंठित का होता है लुढ़कना, ठीक है साथियों। प्रकंपित का होता है कंपन करना। लुढ़कना या कंपन करना, इन चारों को आप स्वयं बोल के देखें, आपको आंसर मिल जाएगा। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है, बताएं, बताएं दोस्तों। डे और डे जो दे रखा है ये होगा उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त या ताड़नजात कहते हैं इनको। उत्क्षिप्त या ताड़नजात क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त या ताड़नजात क्या कहते हैं इनको? उत्क्षिप्त या ताड़नजात। उत्क्षिप्त या ताड़नजात, उठा हुआ और फेंका हुआ। उठा हुआ और फेंका हुआ, जैसे बोल के देखें, डे 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 डे। जीभ ऊपर की तरफ टच हो रही है, तालू की तरफ। उत्क्षिप्त, ताड़नजात, डे ढे डे ढे। अंग ए, अंग है, ये दोनों हिंदी में अयोगवा ध्वनियां है। क्या है? अयोगवा। इनका कोई योग नहीं होता, इन्हें अयोगवा कहा जाता है। अब बचा ले और रे। अब क्या बचा? ले और रे। बताएं साथियों। ले, पार्श्विक ध्वनियां कहा जाता है ले को। ले को पार्श्विक ध्वनियां कहा जाता है। इसके उच्चारण में जीवा, जीभ के अगल बगल से हवा निकलती है। बोल के देखें आप, ले ले ले। जीभ तो ऊपर टच हो रही है, लेकिन बगल में जो गैप बच जाता है वहां से हवा का प्रवाह बाहर की तरफ आता है। बोल के देखें, ले ले। अब बच गया रे। देखें साथियों, जीभ का कंपन हो रहा है। बोल के देखें, रे 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 रे। जीभ लुढ़क रही है, परकंपित कंपन हो रहा है, तो इसका आंसर नंबर दे होगा, अर्थात 4 नंबर ऑप्शन सही है इसका। बनावट, व्युत्पत्ति या रचना। ध्यान दें, तीनों शब्द का ध्यान रखना है, इनमें से कुछ भी आ सकता है के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। बनावट, व्युत्पत्ति, बनावट, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, बताएं।
बनावट, व्युत्पत्ति, रचना के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? बताएं बताएं। एक होता है रूढ़, एक होता है योगरूढ़, एक होता है यौगिक। रूढ़, योगरूढ़, यौगिक। तो बनावट की उत्पत्ति के आधार पर कितने हो गए भेद? 3 हो गए। ठीक है, रूढ़, योगरूढ़, यौगिक। कितने हो गए? रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक। यौगिक के भी फिर 4 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। कितने भेद हो जाते हैं यौगिक के? 4 भेद हो जाते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। आंसर नंबर बे, 2 नंबर आंसर। संज्ञा के विकारक तत्व हैं। संज्ञा के विकारक तत्व हैं। क्या आएगा साथियों? लिंग वचन आएगा, वचन कारक काल आएगा, लिंग वचन कारक आएगा, काल वाच्य आएगा। बताएं साथियों, संज्ञा के विकारक तत्व हैं। ध्यान दे साथियों, संज्ञा के विकारक तत्व हैं लिंग वचन कारक। लिंग वचन कारक ये संज्ञा के विकारक तत्व हैं। कौन कौन से? लिंग वचन कारक संज्ञा के विकारक तत्व हैं। कौन कौन से? लिंग वचन और कारक संज्ञा के विकारक तत्व कौन कौन से हैं? संज्ञा के विकारक तत्व बताएं। लिंग वचन और कारक। लिंग वचन कारक संज्ञा के विकारक तत्व हैं। सर्वनाम के विकारक तत्व पूछ ले आपसे। सर्वनाम की विकारक तत्व है वचन और कारक। सर्वनाम की विकारक तत्व है वचन कारक। विशेषण के विकारक तत्व आपसे पूछ लें तो होगा लिंग वचन। ध्यान दें, एग्जाम के अंतर्गत इनमें से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो अगर आपका यह सही होगा तो आपको बाकी साथियों से आगे लेके जाएगा। संज्ञा के विकारक तत्व 3 है, लिंग वचन कारक। सर्वनाम के विकारक तत्व 2 है, वचन कारक। विशेषण के विकारक तत्व 2 है, लिंग वचन। अब ये जो बच गए काल और वाच्य, तो ये क्रिया के विकारक तत्व हैं। क्रिया के विकारक तत्व हैं काल और वाच्य। तो इसके अंतर्गत क्या पूछा है? संज्ञा के विकारक तत्व। संज्ञा के विकारक तत्व कौन कौन से हैं? लिंग वचन कारक। कौन से ऑप्शन में है लिंग वचन कारक? ये नहीं, 6 नंबर ऑप्शन पे लिंग वचन कारक संज्ञा के विकारक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है? कौन सी संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है? साथियों, व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं यह सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। भाववाचक जो क्रियाएं हैं ये भी सदैव एकवचन रूप में प्रयुक्त होती हैं। जबकि ये जातिवाचक जो संज्ञाएं होती है, जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं ये एकवचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है। कौन सी संज्ञाएं एकवचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होती हैं? जातिवाचक संज्ञाएं एकवचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है। और ध्यान दें, ये जातिवाचक संज्ञाएं, केवल जातिवाचक संज्ञाएं, केवल जातिवाचक संज्ञाएं
अर्थवान होती है। केवल जातिवाचक संज्ञाएं ही अर्थवान होती है। कौन सी संज्ञाएं? केवल जातिवाचक संज्ञाएं ही अर्थवान होती है। ध्यान दें, केवल जातिवाचक संज्ञाएं ही अर्थवान होती है। नेक्स्ट है आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला शब्द में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? शब्द में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? आप भला तो जग भला, बताएं। आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, बताएं। ये जो आप है, मैं बोल सकता हूं ना इसे आप, स्वयं भी बोल सकता हूं, निज भी बोल सकता हूं। आपको मैं स्वयं भी बोल सकता हूं, निज भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो मैं जहां स्वयं निज का प्रयुक्त कर रहा हूं तो ये निजवाचक ही होगा। आप भला तो जग भला शब्द में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है। आप भला तो जग भला शब्द में प्रयुक्त सर्वनाम है निजवाचक। आपको मैं स्वयं भी बोल सकता हूं, आप भले मतलब स्वयं भले, खुद भले, तो वो निजवाचक में ही आएगा। राम बहुत ईमानदार है वाक्य में प्रयुक्त बहुत, बहुत शब्द क्या है? ये शब्द जो दे रखा है बहुत, राम बहुत ईमानदार है वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द क्या है? बताएं दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द क्या है? राम बहुत ईमानदार है वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द है। साथियों, बहुत शब्द जो है वो यहां पर प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? प्रविशेषण का कार्य यहां पर बहुत शब्द जो कर रहा है। जैसे मैं लिखता हूं ईमानदार लड़का, जैसे मैंने लिखा है ईमानदार लड़का, ये उद्देश्य विशेषण होगा या विधेय विशेषण होगा? बताएं। ईमानदार लड़का उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत आएगा या विधेय विशेषण के अंतर्गत आएगा? विशेषण के दो रूप है, उद्देश्य और विधेय। ईमानदार लड़का, लड़के की विशेषता क्या है? वह ईमानदार है, तो ईमानदार क्या होगा? विशेषण। ईमानदार विशेषण है, लड़का क्या हो गया? विशेष्य। अगर ईमानदार विशेषण है तो लड़का विशेष्य हो गया। विशेष्य को मैं संज्ञा भी बोल सकता हूं, विशेष्य को मैं संज्ञा भी बोल सकता हूं, क्योंकि लड़का स्वयं जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण भी है। लड़का जातिवाचक संज्ञा का भी उदाहरण है। ईमानदार लड़का उद्देश्य विशेषण है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, लड़का ईमानदार है, लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। विशेष्य अर्थात संज्ञा हो गया। ईमानदार विशेषण हो गया। अगर विशेषण पहले विशेष्य बाद में आए तो उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, तो उद्देश्य के अंतर्गत उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत आएगा। और लड़का ईमानदार है अर्थात विशेष्य पहले आ जाए, विशेषण बाद में आ जाए, तो वो विधेय विशेषण का उदाहरण होगा। और पर विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से शब्द बहुत के अलावा आते हैं, बताएं मुझे, मालूम हो तो बताएं। जैसे बहुत अधिक, बहुत अधिक शब्द दे रखा है तो बहुत प्रविशेषण का काम कर रहा है। अत्यंत गरीब, अत्यंत गरीब में भी अत्यंत प्रविशेषण का काम कर रहा है। महायोद्धा, योद्धा में भी महा, महान है जो योद्धा, महायोद्धा, ये भी महाशब्द भी यहां पर प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं, बताएं। अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं।
अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं बताएं। अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। स्थित्यंतर तक, एक तो होता है स्थित्यंतर तक पूर्ण अकर्मक, दूसरा होता है गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक। एक और होता है, बताएं कौन सा होता है। एक और होता है, कौन सा होता है बताएं। अकर्मक पढ़ रहे हैं तो तीसरा होगा अपूर्ण अकर्मक। अर्थात अकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। ये शानदार जानदार आज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। अकर्मक सकर्मक क्रिया कौन सी? सकर्मक, जिसमें कर्म मौजूद हो। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है बहू ससुर से या ससुर से लज्जाती है, पेड़ उग रहे हैं, सड़क पर मोटर दौड़े जा रहे हैं, सड़क पर मोटर दौड़े जा रही है, श्याम ने देखा। बताएं कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है बताएं। किसका सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है बताएं। बहू ससुर से लज्जाती है, पेड़ उग रहे हैं, सड़क पर मोटर दौड़े जा रही है, सड़क पर मोटर दौड़े जा रही है, श्याम ने देखा। ऑप्शन नंबर ए, बहू ससुर से लज्जाती है। ससुर से, किससे लज्जाती है? ससुर से। तो ये कारक के अंतर्गत आएगा। लज्जाने का कारण ससुर है, ठीक है। अगर ससुर ना हो तो वो बहू लज्जाती भी नहीं। ये क्रिया सकर्मक नहीं है, अकर्मक है। पेड़ उग रहे हैं, पेड़ को कोई उगा थोड़ी ना रहा है, उगा नहीं रहा है कोई, अर्थात कोई अपना कर्म नहीं कर रहा है। पेड़ अपने आप उग रहे हैं, उगते आए हैं, उगते रहेंगे। तो ये भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सड़क पर सबसे ज्यादा दिक्कत यही हुई है आपको, सड़क पर मोटर दौड़े जा रही है। कारक पढ़े होंगे आपने, संबंध का के की अधिकरण में पे पर, अधिकरण में पे पर। तो ये सड़क पर क्या है? अधिकरण कारक है। क्या है? सड़क पर अधिकरण कारक है। मोटर दौड़े जा रही है, मोटर दौड़े जा रही है। यहां पर यह नहीं कहा है कि रमेश चला रहा है, सुरेश चला रहा है, मोहन चला रहा है, अपने आप दौड़े जा रही है। अर्थात कर्म किसी ने भी नहीं किया है। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 है, श्याम ने देखा। अब आप कहेंगे यहां पर भी तो देखा है, देखा क्या ये पता नहीं, तो ये सकर्मक कैसे हो गई? साथियों, श्याम ने देखा, मोहन ने खाया। देखा है अर्थात कुछ ना कुछ तो देखा है, देखने की क्रिया की है उसने। देखा है अर्थात कुछ ना कुछ तो देखा है। राम ने खाया, खाया है तो कुछ ना कुछ तो खाया ही होगा। खाया है अर्थात कुछ ना कुछ तो खाया ही होगा। और साथियों, जिस शब्द के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयुक्त हो जाए और पता स्पष्ट रूप से पता ना चले कि उसने क्या किया है, क्या खाया है, वो क्रिया सदैव सकर्मक होती है। देखा है अर्थात कुछ ना कुछ देखा है, खाया है तो कुछ ना कुछ खाया है, तो यह क्रिया सकर्मक होगी। साथियों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये आज का सेशन बेहद ही पसंद आया होगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।